दोस्तों का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी बीएसएफ की एग्ज़ाम है, बीएसएफ आरओ एंड आरएम की, वो काफ़ी नज़दीक आ गई है। 20 नवंबर को इसकी एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिसमें थ्योरी टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी होंगे। इसलिए आपको वीडियो को देखना है ध्यान से, क्योंकि मैं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन लेके आता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेके आता हूँ जो आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। आपके और एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के अनुसार जो क्वेश्चन लेके आता हूँ उनको आपको कंप्लीट करना है। जो एचडब्ल्यू में देता हूँ उनको भी आपको कंप्लीट करना है। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको वीडियो ध्यान से देखनी है, वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि वीडियो के शुरू में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के एंड में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। उसके बाद अपन क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास के एंड शुरू में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यदि कांच की छड़ को पारे में डुबो दिया जाता है। सबसे पहले जो पारा होता है वो क्या होता है, एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए पारा किस में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कांच की छड़ को पारे में डुबोकर बाहर निकाला जाए तो पारा छड़ से नहीं चिपकता है, क्यों? इसका कारण क्या है? ससंजक बल अधिक होता है, ससंजक बल कम होता है, आसंजक बल अधिक होता है, या फिर आसंजक बल कम होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ चीज़ अधिक होगी तभी वह इससे चिपक नहीं पाएगा। तो क्या हो जाता है? ससंजक बल क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ससंजक बल के अधिक हो जाने के कारण जो पारा होता है वो चम्मच से नहीं, छड़ से नहीं चिपकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, अपनी स्क्रीन पे 10 ओम का एक तार है। क्या है? एक 10 ओम है, इसका एक तार है। इसको वर्ताकार रूप में मोड़ा जाता है, एक वर्ताकार रूप में मोड़ा जाता है। इसके व्यास के परितः है, इसके व्यास का परितः है, वर्ताकार रूप में मोड़ा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अर्थात 5 ओम ऊपर हो जाएगा, 5 ओम नीचे हो जाएगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। पहले 10 ओम था तो आधे आधे में डिवाइड हो जाएगा, 5 ओम और 5 ओम। तो इसको व्यास के दो विपरीत सिरों पर, यानी ए बिंदु और बी बिंदुओं पर के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका जो मान होगा आर इक्विवेलेंट, उसका मान क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, यदि अपने को प्रतिरोध का मान समान दिया हुआ होता है, सबसे पहले ये दोनों किस में है? सीरीज में है या फिर पैरेलल में? किस में है? ये समांतर क्रम में है। किस में? पैरेलल में है। तो पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट, जो तुल्य रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट, वो क्या होता है? आर अपॉन एन होता है। किस लिए? जब प्रतिरोध समान दिए हुए हो। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? 5 ओम, आधा करेंगे तो, और कितने दिए हुए हैं? 5 ओम 2 बार दिए हुए हैं, तो 2 का डिवाइड कर देंगे 2 का। तो इनको यदि सोल्व करेंगे तो 2.5 ओम राइट आंसर आएगा, जो अपना डी ऑप्शन में है। किस में है? डी ऑप्शन में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ये आपकी एनडीए में भी आया हुआ है, एयरफोर्स में भी आया हुआ है, नेवी में भी आया हुआ है, इसलिए ये बीएसएफ में भी आने के इसके पूर्ण चांस है, इसलिए आपको देखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो आवेशित चालक जिनकी धारिताएं क्या है? जो आवेशित चालक है जिनकी धारिताएं C1 यदि 2 माइक्रोफेरेड है, म्यू क्या है? माइक्रोफेरेड। C2 क्या है? 5 माइक्रोफेरेड है, क्या है? 5 माइक्रोफेरेड है। यदि उनकी विभव क्रमशः 2 वोल्ट व 10 वोल्ट है, तो दोनों चालकों को किसी तार से जोड़ेंगे, किसी तार से जोड़ेंगे तो उनके विभव क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे, यदि उनमें धारा बहनी है तो। जोड़ने के उपरांत उनके आवेशों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? अर्थात Q1 अनुपात Q2 क्या होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले अपन तार से जोड़ते हैं, तो तार से जोड़ने पर विभव क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। Q बराबर अपन जानते हैं CV होता है, क्या होता है? CV होता है। विभव या की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो Q अपॉन C हो जाएगा। तो यहाँ से V1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? Q1 अपॉन C1, और जो V2 की होगी वो क्या होगी? Q2 अपॉन में C2। इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए, आगे इसको सोल्व करते हैं अगली स्क्रीन पे। यहाँ से क्या हो जाएगा? Q1 अपॉन में C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन में C2। तो Q1 अपॉन में Q2 क्या हो जाएगा? Q1 अनुपात Q2 दोनों आवेशों का, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? C1 अपॉन में C2 के। तो C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, और नीचे C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड चला जाएगा तो 2/5 राइट आंसर आ जाएगा, 2:5। तो आवेशों का अनुपात क्या आएगा? 2:5, जो अपना बी ऑप्शन में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 20 मीटर ऊंचा एक आयताकार पात्र है कि 20 मीटर क्या है ऊंचा, इसकी ऊंचाई क्या दे रखी है अपने को? 20 मीटर दे रखा है। यह आयताकार पात्र है।
जो पूर्णतः क्या भरा है, जल से भरा हुआ है, पूर्णतः वाटर यानी पानी से भरा हुआ है। पत्थर के तल के एकदम समीप, यानी कोई पत्थर रखा जाता है, पत्थर के तल के बिल्कुल समीप से छिद्र निकालने पर, पत्थर का कोई तल है, यहाँ से यदि छिद्र निकालने पर द्रव का बहिस्राव वेग क्या होगा आपको बताना है। बहिस्राव वेग वही होगा जिससे इसकी जो हाइट है उतना ही होगा। तो इसका जो बहिस्राव वेग होगा वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें जो विस्थापन होगा वो उसकी हाइट के अनुसार होगा। टाइम कितना मानेंगे अपन, 1 सेकेंड मानेंगे। टाइम कितना मानेंगे, 1 सेकेंड, यानी यूनिट मानेंगे, एकांक मानेंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित एक आवेशित कण पर क्या लगता है, F1 बल लग रहा है। कोई आवेशित संधारित्र की प्लेटें हैं, इन पर जो एक आवेशित प्लेट है इस पर क्या फोर्स लगता है, F1 लगता है, F1 लगता है। सबसे पहले जो इनके कारण जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, QE लगता है। क्या लगता है, QE लगता है। आपको पता होना चाहिए। यदि संधारित्र की एक प्लेट को हटा दिया जाता है, यदि एक प्लेट को हटा दिया जाए तो उस कण पर लगने वाले बल का मान क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ से अपन अगली स्क्रीन पे आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे ये क्या होती है, संधारित्र की प्लेटें होती है, ये एक के ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, अंदर की तरफ होता है माइनस होता है ना। तो इनके मध्य जो सिग्मा होता है, एक क्या निकलता है, सिग्मा नियतांक निकलता है। क्या निकलता है, सिग्मा निकलता है। तो यहाँ से जो सिग्मा निकलता है, सॉरी जो यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकलता है वो क्या निकलता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। क्या निकलता है, सिग्मा अपॉन में, सॉरी सिग्मा अपॉन में कुछ यहाँ पे ऐसे समझना आपको कि इसके बीच में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है, इसके बीच में संधारित्र की दो प्लेटों के मध्य क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, ई विद्युत क्षेत्र होता है, पूरा विद्युत क्षेत्र होता है ई। यदि एक प्लेट को अपन यहाँ से गायब कर देते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। कितना हो जाता है, आधा। आपको पता होना चाहिए संधारित्र के प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र होता है, इसका मान होता है वो क्या होता है ये मैं बता दूंगा। लेकिन जब एक प्लेट को हटा देते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, हाफ, आधा हो जाता है। मैंने फॉर्मूला क्या बताया फोर्स का, F इज इक्वल टू क्यू ई। क्या होता है, क्यू ई, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र है। यदि एक प्लेट हटाने पर विद्युत क्षेत्र आधा हो जाता है, विद्युत क्षेत्र आधा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, आधा होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। फोर्स का मान क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, F/2 हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वर्तीय पथ में गति कर रहा है। क्या कर रहा है, एक आवेश है, एक क्या है, क्यू चार्ज है, ये चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, लंबवत यानी परपेंडिकुलर वर्तीय सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये पत्र नहीं है, यहाँ पे पथ लिख लेना, पथ लिख लेना, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। क्या लिख लेना, पथ, पथ लिख लेना। पथ में गति कर रहा है तो परिक्रमण काल का जो आवर्तकाल होगा वो किस पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र यदि लंबवत गति करता है तो उसका जो टाइम पीरियड आता है, आवर्तकाल, वो क्या होता है, T इज इक्वल टू क्या होता है, 2πm अपॉन में क्या होता है, QB होता है। यह आवर्तकाल द्रव्यमान, आवेश, चुंबकीय क्षेत्र पे ही डिपेंड होता है। तो आवर्तकाल निर्भर किस पे नहीं करता है, चुंबकीय क्षेत्र पे करता है, आवेश पे करता है, कण के आवेश पे, कण के द्रव्यमान पे भी करता है, लेकिन कण के वेग पे नहीं करता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कण के वेग पे डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड। आपसे त्रिज्या के बारे में भी पूछा जाता है तो इसलिए मैं त्रिज्या, रेडियस के बारे में भी बता देता हूँ। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R बराबर mv अपॉन में क्या होता है, QB होता है। इससे भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं से क्या आया, अपना टाइम पीरियड आया कैसे, 2πr अपॉन में v से यहाँ से आया। वेलोसिटी की वैल्यू रखे यहाँ पे और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू रखते हैं तो अपना क्या आता है, 2πm अपॉन में QB आता है। कैसे आता है, इसको आप यहाँ पे रखिए तो क्या हो जाएगा, 2πmv अपॉन में QB, नीचे v है, v से v चला जाएगा तो 2πm अपॉन में QB आ जाता है, टाइम पीरियड, आवर्तकाल आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, एक कण का प्रारंभिक वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। एक कण का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। इसको v मानते हैं, 10 मीटर पर सेकंड है। अपन पहले इसको स्क्रीन पे लिखते हैं। अवमंदन का मतलब होता है एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके 5वें सेकंड में तय की गई दूरी S5 ज्ञात करनी है। तो S5 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसको आप सोल्व कीजिए। जो S5 का जो मान होगा वो क्या, तो इसको आगे अपन सोल्व करते हैं। जो फॉर्मूला होता है, जो तय की गई दूरी, nवें सेकंड में जो तय की गई दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, u यानी वेग प्लस एक्सलरेशन बाई 2 यानी a/2 या फिर g/2 कोष्टक ऑफ 2n - 1। n क्या है, nवें सेकंड में तय की गई दूरी है, 2n - 1 होता है।
तो s5 ज्ञात करना है। तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10 प्लस जी एक्सलरेशन क्या दिया हुआ है, अवमंदन का मतलब होता है रिटार्डेशन, इसमें नेगेटिव चिन्ह आता है तो इसमें नेगेटिव नहीं लेंगे अपन, नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। तो 2/2 कोष्टक 2 मल्टीप्लाई एनवे सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा 5वें सेकंड, 5वें सेकंड में तो 5 - 1 तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 से 2 चला जाएगा तो प्लस 10, 2 5 जा 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो कितनी आ जाएगी 19 मीटर आ जाएगी, 19 मीटर आ जाएगी। तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी 19 मीटर। तो इनमें ऑप्शंस में अपने को आंसर करेक्ट नहीं दिया हुआ, इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग थी, इसलिए आप इसमें कोई से भी ऑप्शन पे क्या लिख लेना 19 मीटर लिख लेना। ए ऑप्शन को आप क्या कर लेना 19 मीटर लिख लेना। इसका जो राइट आंसर क्या आएगा वो क्या आएगा 19 मीटर आएगा इसका राइट आंसर। इसमें मिस प्रिंटिंग थी, पीडीएफ में मैं इसको करेक्ट करा दूंगा, यानी इसको सही करा दूंगा, आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका जो राइट आंसर वो आपको पता होगा या कैसे निकालें। जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपनी स्क्रीन पे धमाकेदार है वो क्या है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जो वायुमंडलीय दाब, जब क्या हो जाता है वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है क्रमशः बढ़ जाए, सहसा बढ़ जाए, सहसा कम हो जाए या फिर क्रमशः कम हो जाए। जब वायुमंडलीय दाब क्या हो जाए सहसा कम हो जाता है तो तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। तूफान की भविष्यवाणी किससे की जाती है, जब वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है सहसा कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत किसमें पाई जाती है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ये क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है। जो ओजोन लेयर होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, आयन मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल भी हो सकता है ऑप्शन में, दोनों में पाई जाती है या फिर नन ऑफ दिस किस में पाई जाती है। जो ओजोन लेयर होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है, किस में पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। जो इसका हाश होता है, जो इसका छनन होता है वो किससे होता है अल्ट्रावायलेट किरणों से या फिर अल्ट्रावायलेट किरणों से या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एसी में पाई जाती है, एयर कंडीशनों के द्वारा जो गैस से मुक्त होती है उनसे जो O3 ओजोन लेयर होती है उसकी जो परत का हाश होता है क्या होता है नुकसान होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन अगला क्या है अपनी स्क्रीन पे, पृथ्वी पर किसी केस नली में जल h ऊंचाई तक चढ़ता है। पृथ्वी की कोई केस नली है, पृथ्वी पर कोई केस नली है, इसमें कोई जल है, लिक्विड है, द्रव है, ये कहाँ तक चढ़ता है ऊपर h ऊंचाई तक चढ़ता है। तो चंद्रमा की सतह पर इस केस नली में जल स्तंभ की ऊंचाई होगी वो क्या होगी। सबसे पहले अपन जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2t cos थीटा अपॉन में r rho g, क्या होता है r rho g, ये क्या होता है अपना फॉर्मूला होता है। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से h समानुपाती किसके हो जाएगा g के होता है, इससे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं, अनुपात वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं h समानुपाती किसके हो जाएगा 1/g के हो जाएगा। ये अपना नियम भी होता है, कोई एक नियम होता है जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। लेकिन अपन जानते हैं कि g की वैल्यू पृथ्वी पे g होती है, लेकिन चंद्रमा पे क्या होती है g की वैल्यू g/6 होती है, क्या होती है g/6। तो h डैश क्या आएगा पृथ्वी पे, यदि h है h हाइट पे लिक्विड चढ़ता है तो चंद्रमा पे h डैश पे चढ़ेगा, h डैश समानुपाती 1/g/6, 6 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जो h डैश समानुपाती वो होगा 6/g के, अर्थात जो हाइट होगी वो पहले की तुलना में कितनी हो जाएगी 6 गुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6h हो जाएगी, यानी 6 गुनी हाइट पे चढ़ जाएगा, यानी 6 गुनी हाइट पे चढ़ेगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 6 गुनी हाइट होगी जल स्तंभ की, कितनी होगी 6 गुनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझाने का मतलब है कि आपके न्यूमेरिकल में सहायता करना। न्यूमेरिकल में कैसे सहायता होती है इससे मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है आपकी सहायता। जैसे आपको दिया हुआ था 54 किलोमीटर पर हावर, अर्थात आपको दिया हुआ है कितना 54 किलोमीटर पर हावर दिया हुआ है। इसको बोला जाता है कि एग्जाम में इसको मीटर पर सेकंड में बदल लिए, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कराना होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 54 को, तो 18 थी 54, तो 18 3 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 15 मीटर पर सेकंड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल में भी आपकी ये सहायता देता है, इसलिए आपको इसको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है, जब एक ठोस पिंड है इसको पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है, ह्रास का मतलब होता है उसके भार में क्या होती है कमी होती है, उसके भार में जो कमी होती है वो कितनी होती है, विस्थापित पानी के भार के बराबर होती है, विस्थापित पानी के भार से कम होती है, विस्थापित पानी के भार से अधिक होती है, या फिर विस्थापित पानी के भार से संबंधित ही नहीं है ये। तो आपको बता दूं जो उसके भार में जो कमी होगी वह उतनी होगी जितना उसका भार है, तो विस्थापित पानी के भार के बराबर होगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा।
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? ये आपको बताना है। एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अंतरिक्ष में जो होते हैं एक साथ, यानी जो खड़े नहीं रह सकते। क्यों नहीं खड़े रह सकते सीधे? इसका कारण क्या है? वहां पर गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में शान बल बहुत अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? बहुत कम होता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वहां पर क्या होता है? गुरुत्व नहीं होता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे चलने से पहले आपको बता दूं, एक बार आप वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, जोशीला कमेंट जय हिंद का नारा कमेंट बॉक्स में टाइप हो जाना चाहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने से 2 सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और इससे हमारे भी नए नए आपके लिए वीडियो बनाने की चाहत डेवलप हो। इसलिए आपको 2-2 सब्सक्राइब बढ़ाना है। सबको एक दिन में 2-2 सब्सक्राइब बढ़ाना है। तो आज का टारगेट होना चाहिए आपके 2-2 सब्सक्राइब बढ़ जाने चाहिए, सभी के 2-2 सब्सक्राइब होने चाहिए। तो 40 सब्सक्राइब तो होने ही चाहिए एक दिन में। तो आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, उसको ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे जो पीडीएफ होती है वो आपको यहाँ की जो पीडीएफ होती है वो ऐसे कैसे मिलती है आंसर सही, तो इसलिए आपकी स्टडी जारी रहती है। इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो जो अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है? धारा जो करंट होती है वो, धारा घनत्व जो करंट डेंसिटी होता है वो, या फिर वोटहीन धारा, या फिर शक्ति पावर होती है? क्या होती है? धारा तो एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, शक्ति भी एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, वोटहीन धारा भी एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा, जो वेक्टर क्वांटिटी है वो कौन सी है? धारा घनत्व है। क्या है? धारा घनत्व है। क्या है? धारा घनत्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट एनडीए एयरफोर्स नेवी आईसीजी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये कोस्ट गार्ड के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है और बीएसएफ के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है ही, इसलिए आपको दोनों के लिए देखना है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? आपको बताना है। जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जल की सतह पर नाचते हैं। कपूर का यह गुण होता है शांतता के कारण, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण, या फिर जल के घनत्व के कारण। आपको बता दूं ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सभी जो होता है ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जल की सतह पर नाचते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये दाब आधिक्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में दाब आधिक्य से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जो बूंद यानी द्रव के लिए जो दाब आधिक्य वो होता है 2T अपॉन में क्या होता है? R होता है। लेकिन जो बूंदा होता है उसके लिए जो दाब आधिक्य होता है वो कितना होता है? 4T अपॉन में R होता है। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको नोट करना है। जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है? R त्रिज्या की एक द्रव की बूंद बोल रहा है, तो बूंद के लिए दाब आधिक्य क्या होगा? 2T अपॉन में R। दाब आधिक्य किसके समानुपाती होता है? ये आपको बता दूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये समानुपाती किसके हो जाएगा? R-1 के, यानी जो समानुपाती होगा वो किसके हो जाएगा? R की पावर -1 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आग बुझाने में कौन सी गैस काम में आती है? जो आग बुझाने में गैस काम आती है उसके अनेकों प्रयोग होते हैं। जैसे ये सोडा वाटर में भी काम आती है। क्या आती है? सोडा वाटर में भी काम आती है। कौन सी गैस आती है सोडा वाटर में? CO2 गैस आती है। पेय पदार्थों में आती है, जैसे बियर वियर, इन सभी में क्या आती है? CO2 काम में आती है। जो CO2 होती है उसका सबसे मुख्य उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण में। इसका कार्य होता है किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण में इसका कार्य होता है CO2 का। इसलिए आपको बता दूं कि रात को आपको पेड़ों के तले यानी पेड़ों के जो नीचे होते हैं सोने की सलाह नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन नहीं करते हैं, उसको छोड़ते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर में होती है जो हीमोग्लोबिन में जाके घुल जाती है और ऑक्सीजन लेने में हमें क्या हो जाती है? कठिनाई होने लगती है। इसलिए रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के काफ़ी प्रयोग होते हैं, ये आपको बताना चाहिए। लेकिन जो आग बुझाने में भी जो गैस काम आती है वो कौन सी आती है? CO2 आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
पहिए में बॉल बियरिंग का जो कार्य होता है वो क्या होता है? पहिए में जो बॉल बियरिंग होता है उसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलता है, या फिर गतिज घर्षण को बेलनिक घर्षण में बदलता है, या फिर घर्षण को बढ़ाता है, या फिर मात्र सुविधा के लिए होता है? सबसे पहले जो घर्षण होती है वो एक प्रकार की क्या चीज है? घर्षण क्या है एक प्रकार का, ये बताता हूँ आपको। घर्षण होता है जिसके कारण अपन पृथ्वी पे चल पाते हैं, ये घर्षण के कारण है। यदि अपन किसी वस्तु या फिर किसी कॉपी में पेन से लिखते हैं तो ये भी क्या होता है? घर्षण के कारण ही संभव होता है। तो घर्षण के कारण लिखना संभव है, घर्षण के कारण चलना संभव है, यानी घर्षण के कारण जैसे अपन कुछ भी काम कर सकते हैं, घर्षण के कारण ही अपन किसी वस्तु को ऊपर उठा सकते हैं। तो घर्षण नहीं होगा तो अपन चल नहीं पाएंगे, घर्षण नहीं होगा तो अपन लिख नहीं पाएंगे। लेकिन जो बॉल बियरिंग होती है, जो उसमें जो घर्षण का कार्य होता है वो क्या होता है? ये स्थैतिक घर्षण को क्या करता है? गतिज घर्षण में बदलता है। बॉल बियरिंग क्या करता है? स्थैतिक घर्षण को किस में बदलता है? गतिज घर्षण में बदलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे? 19वां क्वेश्चन है, यानी 19वां क्वेश्चन क्या है? एक अपरिवर्ती विद्युत धारा I क्या है समान अनुप्रस्थ काट वाले चालक में बह रही है। तो चालक के किसी खंड में, जो चालक का किसी खंड होगा, इसमें जो आवेश का मान होगा वो क्या होगा? आपको बता दो। कोई एक प्रकार का क्या है? चालक है, इसमें क्या बह रही है? I प्रकार की क्या बह रही है? धारा बह रही है। क्या बह रही है? धारा। तो इसके किसी खंड में, यानी इसका किसी का जो खंड लेते हैं, टुकड़ा लेंगे, तो इसमें जो आवेश का जो मान होगा वो क्या होगा? तो इसमें जो आवेश का मान होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा, इसमें कोई आवेश नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य आवेश होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर विल बी राइट आंसर फिर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? परिनालिका के अंदर जो क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती है? इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, इसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी समानुपाती होती है, इसके फेरों की कुल संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसमें प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो क्या होता है चुंबक के अंदर, क्या होता है परिनालिका के अंदर क्षेत्र आता है वो क्या होता है? म्यू नोट स्मॉल एन आई होता है। क्या होता है? स्मॉल एन आई होता है। बी समानुपाती किसके हो जाएगा? डायरेक्टली, यानी धारा के समानुपाती हो जाएगा। किसके? धारा के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। आपकी एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है। तो ये भी आपकी एग्जाम के ओरिएंटेशन के अनुसार क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको भी देखना है। सबसे पहले जो पीछे वाला जो अपना क्वेश्चन है उसमें थोड़ी मिस्टेक है, यानी जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो अपना कौन सा था? पीछे वाला क्वेश्चन है अपना जो वो मीटर पर सेकंड वाला था, ये वाला, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई अपनी। यानी इसमें बिल्कुल आंसर जो था अपना वो बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन मैंने अवमंदन में आपको माइनस बताया और मैंने माइनस यहाँ पे क्वेश्चन में लिया नहीं, इसलिए अपना थोड़ा क्या हो गया? मिस्टेक हो गया। तो अपन क्या करेंगे? जो S5 निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? 10 माइनस लगा देंगे, क्योंकि अवमंदन का मतलब होता है रिटार्डेशन, इसमें क्या आता है? माइनस आता है। तो G/2 या फिर A/2 क्या हो जाएगा? 2/2 कोष्टक 10 - 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10 - 2 से 2 चला जाएगा तो 9 हो जाएगा। आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 1 मीटर आ जाएगा। जो राइट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा? 1 मीटर। तो इसमें आपको ऑप्शंस पे करेक्ट कर लेना है, ए आ जाएगा 1 मीटर। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यदि यहाँ पे अवमंदन नहीं बोलता आपको तो इसमें क्या आता? 1 मीटर नहीं आता। जैसे आपको अवमंदन की जगह आपको डायरेक्ट बोलता है कि एक समान त्वरण, क्या बोल देता है? यदि आपको यहाँ पे बोल देता है त्वरण तो अपना जो पीछे वाला जो राइट आंसर था वो हो जाता। लेकिन अवमंदन का मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अवमंदन का मतलब होता है माइनस चार्ज। तो इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि देखो वीडियो में जो बीच में आपको कुछ ट्विस्ट हो जाते हैं वो आपको कैसे पता चले, तो इसलिए आपको वीडियो को जरूर ध्यान से देखना है। तो अपना 21वां जो क्वेश्चन था वो क्या था? 21वां क्वेश्चन था ये था, फोटो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वही फोटो इलेक्ट्रॉन का होता है। लेकिन ये कैसे नाम पड़ा? ये क्या है? कोई चालक धातु है। क्या है? चालक धातु। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। सूर्य के प्रकाश से क्या आते हैं? फोटोन आते हैं। फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? E = क्या होती है? h म्यू होती है। म्यू क्या है? आवृत्ति है। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। E क्या है? अपनी विद्युत क्षेत्र, सॉरी क्या है? एनर्जी है अपनी। क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा है। प्लांक कांस्टेंट का जो मान होता है वो कितना होता है? 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस क्या होता है? ये आपको बताना है कमेंट करके। 6.6 गुना ऐसे होता है 10 की पावर माइनस 21 के लगभग होता है। जूल सेकंड 21 होता है, कुछ ऐसे से होता है 34 के आसपास, 21 के आसपास से होता है। तो आपको बताना है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, यानी जो फोटोन आते हैं
वो चालक धातु पे आते हैं और इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देते हैं और इलेक्ट्रॉन को गतिशील करा के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। ये काम होता है किसका? फोटोन का। तो फोटोन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को बाहर लगाते हैं, तो इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। इसी घटना को क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसी घटना के कारण जो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, ये आपको मैं बताता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, 31 kg क्या होता है? 31 kg। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी चालक को दिया गया विभव किस पर निर्भर करता है? किसी चालक को यदि अपन विभव देते हैं, सबसे पहले जो आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Q = CV होता है। विभव क्या हो जाएगा? Q अपॉन में क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। जो आवेश पे डिपेंड होता है विभव, और C का मतलब हो जाता है कैपेसिटेंस। जो संधारित्र की जो धारिता होती है वो किस पे डिपेंड करती है? चालक की आकृति व आकार पर डिपेंड करती है। किस पे? चालक की आकृति व आकार पर डिपेंड करती है। तो जो विभव होगा वो आवेश पे भी डिपेंड होगा और चालक की आकृति व आकार पर भी डिपेंड होगा, अर्थात सी पे भी डिपेंड होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये दोनों अवयव दोनों पे डिपेंड होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे? आकाश में बिजली चमकने पर जो गैस उत्पन्न होती है, जो गैस उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? आपको बताना है। NO होती है, NO2 होती है, N2O5 होती है, N2O। जो एक प्रकार की जो N2O गैस होती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये एक प्रकार की क्या है? लाफिंग गैस है। क्या होती है? लाफिंग गैस, हास्य गैस होती है। ये हंसाने वाली गैस होती है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो आकाश में जो बिजली चमकती है इसके कारण जो गैस उत्पन्न होती है, गैस जो उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? NO होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, शायद NO को ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन NO होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ये नाइट्रस ऑक्साइड का मुझे पता नहीं, लेकिन ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से क्या प्रकाश की कण की प्रकृति को दर्शाता है? क्या प्रकाश की कण को, यानी जो प्रकाश की कण की जो प्रकृति को दर्शाता है वो क्या है? अपवर्तन है, व्यतिकरण है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, या फिर नन ऑफ दिस क्या है? ये क्या होता है? आपको बताना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा बताया जाता है कि जो प्रकाश की कण प्रकृति को समझाया जाता है। सबसे पहले जो बताता हूं कि जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का कण भी है और एक प्रकार की क्या है? तरंग भी है। ये दोनों रूपों में पाया जाता है। किसमें? कण के रूप में और तरंगों के रूप में पाया जाता है। तो आपके लिए जो न्यूमेरिकल, आपके लिए जो 2-4 न्यूमेरिकल जो मैं रोजाना आपके लिए कराता हूँ वो आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आते हैं। अभी आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। आपके लिए एक न्यूमेरिकल है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा ऐसे कि किसी प्रक्षेप्य का उड्डयन काल क्या दिया हुआ है? आपको 10 सेकंड दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ है, तथा जिसकी क्षैतिज परास क्या है? जिसकी जो क्षैतिज परास यानी जो रेंज मानेंगे वो कितनी हो जाएगी? 500 मीटर। कितनी है? 500 मीटर है। कितनी? 500 मीटर है। तो उसकी जो अधिकतम ऊंचाई होगी उसका मान क्या होगा? तो उसकी अधिकतम ऊंचाई का मान क्या होगा? यानी एच का, यानी एच मैक्सिमम का जो मान होगा वो क्या होगा? रेंज आपको 500 मीटर दी हुई है, उड्डयन काल टी क्या दिया हुआ है? 10 सेकंड दिया हुआ है, तो एच मैक्सिमम पूछ रहा है आपसे। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो उड्डयन काल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कैपिटल T = 2u sin थीटा अपॉन में क्या होता है? जी होता है। यहाँ से अपने को कैपिटल T की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। 2 ऐसे कैसे, u की वैल्यू अपने को कुछ दे नहीं रखी है, तो u ऐसे कैसे, u sin थीटा अपॉन में g की वैल्यू अपन क्या मानेंगे? 10 मानेंगे। 10 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। इसको इधर वज्र गुणा कराएंगे तो u sin थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 15 आएगी। कितनी आएगी? 15। इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। अब अपन जानते हैं कि जो हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। u² sin² थीटा अपॉन में क्या होता है? 2g होता है। u sin थीटा की वैल्यू अपन ने अभी फाइंड की है, अभी निकाली है 50। कितनी निकाली है? 50 निकाली है। तो यहाँ से जो h निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? 50 का स्क्वायर यानी 15 × 15 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई g की वैल्यू कितनी है? 10 है। 1 0 से 1 0 चला जाएगा। 2 को डिवाइड करेंगे 15 से यानी 50 से, तो कितना आ जाएगा? 25। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तो कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125, अर्थात 125 मीटर आ जाएगी इसकी अधिकतम। जो इसकी अधिकतम ऊंचाई होगी उसका मान कितना हो जाएगा? 125 मीटर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। जो क्या होती है? प्लांक नियतांक की जो मात्रक होता है, जो प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल डॉट सेकेंड होता है, मैंने आपको बताया है। और जो कोणीय वेग का जो मात्रक होता है, कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है वो आपको कमेंट करके बताना है कि कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कोणीय संवेग का मात्रक किसके बराबर होता है ये भी आपको बताना है। यदि इसके मात्रक किसी के समान है तो ये भी आपको बताना है। जो आपको एंगल होता है इसकी विमा क्या होती है? जो कोण होता है, एंगल होता है, इसकी विमा जो होती है वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। क्या होती है? जो मैंने आज
आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे जो हैंड राइटिंग नोट्स की जो पीडीएफ भेजी थी, उसमें यूनिट एंड डायमेंशन के आपके जो नोट्स हैं उनको आपको एक बार स्टडी करना है, क्योंकि उनमें सभी की बीमारी दे रखी है ट्रिक के साथ, तो इसलिए आपको सभी को देखना है। एक समान वाली बीमा भी दे रखी है, जिनकी जो बीमारी समान होती है ऐसी वाली बीमारी भी दे रखी है, इसलिए आपको देखना है हैंड राइटिंग नोट्स को जाके। आपको वीडियो कैसी लगी? आज वीडियो की सेशन को अपन यहीं पे एंड करते हैं, जो वीडियो का सेशन होता है वहीं पे एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले बताता हूँ वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी, खराब लगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, टाइप करके कमेंट बॉक्स में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जोशीला कमेंट कीजिए, जय हिंद का नारा कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दो सब्सक्राइब अपने से बढ़ाने की प्लीज़ कोशिश कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ऑनलाइन स्टडी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे नए बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।